क्या है कि जब आप पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पहले ही हथौड़े में पत्थर टूट जाए, लेकिन लगातार जब हथौड़ा मारते हैं तो कोई भी पत्थर ऐसा मजबूत नहीं जो हथौड़े से ना टूटे। मैं हथौड़ा मार रहा हूँ, इस सिस्टम को तोड़कर और सही करके ही दम लूँगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बनारस के बीएचयू के अंतर्गत आने वाले सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग में हूं। यहां के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर 19वां दिन है आज उनके आमरण अनशन का। लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं अपने चैम्बर में, वहीं पर मरीजों को भी देख रहे हैं और विभाग के ज़रूरी काम भी निपटा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस बनारस में जहां से मोदी जी 2 बार सांसद रह करके प्रधानमंत्री बने, इस बार फिर से प्रत्याशी हैं, आखिर एक डॉक्टर 19 दिन से आमरण अनशन पर है, उसकी सुध लेने कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या मसला है? अपनी जान को दांव पर लगा करके वो मरीजों की जान बचाना चाहता है। तो हम चलते हैं चैम्बर की तरफ और यहीं समझेंगे कि आखिर प्रोफेसर ओम शंकर धरने पर क्यों बैठे हैं। ये विभाग का कार्यालय है। ये सामने आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर एमडी डीएम कार्डियोलॉजी, एचओडी कार्डियोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं। इसी चैम्बर के अंदर उनका धरना चल रहा है। 19वां दिन है आज आमरण अनशन का। काशी के शिक्षकों का आमरण अनशन प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के साथ। सत्यापित भ्रष्टाचारी अस्पताल अधीक्षक के गुप्ता को तत्काल हटाया जाए, ये स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है। जब हम इसके अंदर पहुँचते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर 19वें दिन आज धरना चल रहा है। अब हम आगे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक प्रोफेसर को, एक डॉक्टर को 19 दिन से आमरण अनशन करना पड़ रहा है। प्रोफेसर साहब, आप इस बात पर अड़े हैं कि मैं हृदय रोगियों की जान बचा करके रहूँगा। आज 19वां दिन हो गया है, क्या है मसला, क्या है? हृदय रोगी नहीं बल्कि पूरे देश में जो बिस्तर से संबंधित परेशानी है उसका मसला को हल करके रहेंगे, जिसमें बनारस भी एक छोटा सा टुकड़ा है। और ये जो आंदोलन है लगातार आप देख रहे हैं कि 19 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है और मांग सुनकर आपको हंसी आएगी। मांग है जस्ट फॉलो द रूल, सिर्फ संविधान का पालन करें। और इससे ज़्यादा उदाहरण ये 19वां दिन जो मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, इस देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कोई दूसरा आपको उदाहरण नहीं मिल सकता है। अब इसमें मैं क्या मांग रहा हूँ इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। हमारी 2 मांगें हैं। पहली मांग ये है कि एक हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब होते हैं जो संस्थान के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और उनके साथ डीन साहब होते हैं जो उनके दूसरे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इन्होंने हृदय रोगियों के लिए आदेशित किया था, नए भवन जो निर्मित हुआ है उसका एक संपूर्ण तल्ला, चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला, ताकि हृदय के से ग्रसित जो मरीज हैं वो जो अस्पताल में आते हैं अपने इलाज के लिए, वो बेड के अभाव में उनकी जानें ना चली जाए। और अगर आप बैक में जाएंगे और तो ये समझदारी ये है कि जो बिल्डिंग में ये आप जितने भी देख रहे हैं, इस देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की क्रांति हम लोगों ने 1.5 दशक से शुरू की। उससे पहले कोई भी नेता स्वास्थ्य के ऊपर बोलते ही नहीं थे, कोई राजनीति नहीं करते थे। ये हमारा चौथा इस संदर्भ में आमरण अनशन है। इससे पहले पहला किया था तो 15 दिन था, उसमें 14 महीने सस्पेंड रहा, नज़रबंद तक किया गया। जैसे कि कोई अपराधी जो है कहीं का टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, तो मुझे घर के अंदर नज़रबंद कर दिया था। तो कहना यह है कि मरीजों के लिए बेड मांगना जो है, ये डॉक्टर अद्भुत है कि डॉक्टर मरीज का बेड मांग रहा है। वैसे तो डॉक्टर बेचारा खुद के लिए मांगता है कि हमारे प्रमोशन कर दो, सैलरी बढ़ा दो, कोई पोस्ट कर दे दो, लेकिन ये डॉक्टर पिछले 15 सालों से इस देश के हर मरीजों के लिए बिस्तर मांग रहा है अस्पताल में। बिस्तर सरकार ने बनवाने के लिए नए भवन भी दिए, बिस्तर बने भी, लेकिन इसमें जो है एक अपराधी है वो चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठे हैं। अब चिकित्सा अधीक्षक अपराधी है, आपको लगेगा कि ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि चिकित्सा अधीक्षक और अपराधी। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ। ये अपराधी कैसे हैं? ये 2016 की बात है। उस समय
जो चिकित्सा अधीक्षक वर्तमान में जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी, ये 2016 में भी चिकित्सा अधीक्षक के साथ साथ ब्लड बैंक के इंचार्ज थे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कानून के हिसाब से एक आदमी 2 संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता, तो पहले यही गलत था। दूसरा जो है, उस समय आईटी के कुछ बच्चों ने खून दान दिए थे, रक्तदान, महादान, ये सब जो हम लोग आंदोलन चलाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की खून ना मिलने से जान चली ना जाए। बच्चे और बच्चियों ने 653 यूनिट ब्लड दिया था लोगों की जान बचाने के लिए, और इसको इन्होंने कहीं बेच डाला। यानी कि इतने लोगों की जान को इन्होंने मतलब खिलवाड़ किया। एमएस प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी ने। जब इसके संदर्भ में मुझे ज्ञात हुआ तो हमने एक कंप्लेन कराई, और कंप्लेन के बाद जांच हुई। उसमें जांच में जो चीज़ें सामने आई तो वो और भी अद्भुत थी। सबसे पहली जो चीज़ें खुलकर आई कि ये महोदय जो एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक, क्यों कह रहा उसको अपराधी, डॉक्टर के गुप्ता जी को, क्योंकि ये ब्लड बैंक के इंचार्ज बने हुए थे और ये मेडिसिन के प्रोफेसर थे, जबकि ब्लड बैंक का इंचार्ज पैथोलॉजी के प्रोफेसर बन सकते थे। तो पहले तो ये अनाधिकृत, जैसे गुंडा कैप्चर नहीं करता किसी की ज़मीन को, वैसे ये विभाग को कैप्चर कर लिया था। और उनसे जब कहा गया कि भाई साहब आप ज़रा अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। उसके बाद क्या था कि ये ब्लड जिसके बारे में कंप्लेन था उसे ढूंढा गया रजिस्टर्ड में, कोई अकाउंट नहीं था उसका, यानी 653 यूनिट जो थे ब्लड गायब थे। तीसरी चीज़ें, और जब आगे बढ़ी जांच तो उसमें पता चला कि ये लाइसेंस के बगैर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चला रहे थे ब्लड बैंक। अब देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है। इसके आगे देखिए, यहीं नहीं रुके, उन्होंने लाइसेंसिंग के लिए जिसका नाम फॉरवर्ड किया था वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे, क्योंकि इनके नाम पे तो मिलती नहीं लाइसेंस, और जिनका नाम फॉरवर्ड किया था उनको पता ही नहीं था कि उनका नाम फॉरवर्ड किया गया, यानी 420 फ्रॉड। इन सब जांच के बाद ये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी 2016 में कि ये व्यक्ति जो है वो फ्रॉड है, अपराधी है, और इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई उसके द्वारा। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था में जो अधिकारीगण हैं उनसे ये मिल मिलाकर अपने आप को बचा लिया, और सिर्फ पद से हटाए गए। पद से हटाना कोई पनिशमेंट नहीं होता, उनको टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, क्योंकि इतने जघन्य अपराध इन्होंने किया था, ब्लड चोरी करके बेचा था और बिना मतलब आपराधिक घटना जबरन कैप्चर किया था, वो सारी चीज़ें गलत थी और उसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट गलत था। तो तत्काल कुछ दिन तो हट गए। उसके बाद फिर क्या, ये महाशय इतने माहिर हैं, 6 महीना तक इधर उधर पूँछ हिलाते रहे, और उसके बाद जो है फिर 6 महीने के बाद इमरजेंसी का इंचार्ज बन गए। बड़ा ही अद्भुत है, इमरजेंसी में इंचार्ज बने तो एक दलित थे वहाँ नर्सिंग ऑफिसर, उसको थप्पड़ मार दिया, क्योंकि थोड़ा मानसिक रूप से भी रोगी हैं और अपराधी तो खैर है ही है। फिर बवाल मच गया, आंदोलन होने लगा, फिर इसको हटाने की मांग हुई। लेकिन भाई साहब हटाए तो गए, लेकिन हटाने के साथ प्रमोशन पाए। जी, प्रमोशन पर के उस समय आ गए थे कोविड, क्योंकि कोविड में अनअकाउंटेड मनी आ रहे थे कि ग्लव्स है, मास्क है, वेंटिलेटर है, रेमडेसिविर। अब इस सब के चक्कर में खूब पैसे तो कमाए उसमें, लेकिन उस समय जो मरीज की सेवा से तो इनको कभी कोई मतलब नहीं था। मरीज को इलाज के बगैर मरने लगे तो लोग को लगा कि भर्ती होकर बिना इलाज के मरने से ज़्यादा कूद के भाग जाओ, कम से कम उसमें बच गए तो बच गए। 2-3 मरीज कूद के भाग गए, बवाल मच गया, पेपर्स में आए। तो भाई इनसे लोग जो यहाँ के अधिकारी गण थे, अब एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, तो यहाँ के अधिकारी लोग जो हैं बहुत इससे इम्प्रेस हो गए। तो इनको कहा कि देखो इनको और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए, इनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया फिर से पुनः मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि वो छोटे मोटे काम जो है मतलब सही नहीं चल रहा। अभी बहुत दिनों से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, 19 दिनों से, मुझे पूरी संभावना के बाद इसके बाद ये जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट से वाइस चांसलर बनेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अब मैं समझना ये चाहता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है कि के गुप्ता इतने सर्वशक्तिमान हो कि अपने दम पर ये चीज़ें कर रहे हो। निश्चित तौर पर उन पर किसी का हाथ होगा, उनके ऊपर जिसका हाथ होगा उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ होगा। तो क्या संदेह है आपको कि वाइस चांसलर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग कर रहे हैं क्या? संदेह नहीं है, सत्य है ये, मेरे पास एविडेंस है उसके। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस संदर्भ में इनके सारे भ्रष्टाचार को मैंने वीसी साहब को लिखकर 50 लेटर लिखे, 1-2 नहीं 50 लेटर, और हर में ये एविडेंस दिया कि ये आदमी अपराधी है और इसको पद से हटाइए, इस पर सजा करिए इसको,
लेकिन वो हर समय इसके जवाब में आम जनता बोलते थे बहुत ही सिंसियर ओबीडियंट है ये लड़का, इसलिए सब इनकी आलोचना करते, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा अच्छा है। देखिए भ्रष्टाचार का सबूत मैं दे रहा हूँ, उसको कह रहा है बड़ा अच्छा है। अब समझिए इसमें कितना अच्छा वो जैन साहब हैं, ये के गुप्ता जी हैं जी, तो इतना अच्छा मतलब उसकी वो अच्छा क्यों है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्यों अच्छा है। और ऊपर जो बैठे वो कितने महान है, उसके बारे में भी थोड़ी सोचिए। ये जो यहाँ पर और क्या चल रहा था ये भी थोड़ा बता देता हूँ कि ना सिर्फ यही चल रहा था बल्कि इसके अलावा जो था यहाँ जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पेशेंट केयर के लिए कुछ पैसा आया, जो आंदोलन हमने बताया कि चल रहा था, तो ये मरीज के केयर के बदले फ्लोर में जो मार्बल्स लगा हुआ था उसके ऊपर टाइल्स और वो ग्रेनाइट लगाने लगे। आपने कभी दुनिया में देखा है कि मार्बल्स के ऊपर टाइल्स और ग्रेनाइट लगते हैं? उसको चमकाया जाता है। और ये जो मार्बल हैं साहब ने ही लगवाए थे जब 2016 में थे। मतलब इसके माहिर खिलाड़ी हैं कि कैसे तोड़ के फिर से बनाकर कैसे उसी में तोड़ जोड़ कर फिर से बहुत ज़्यादा किया जाता है वो खेल, वो के माहिर थे। उससे जब मन नहीं भरा तो यहाँ के और भी जैसे सीटी स्कैन है, MRI है, या यहाँ पर जो यहाँ जांच होती थी, जांच केंद्र PHU में हर समय पेड है। आप दूसरी जगह की मत करिए कि राज्य सरकार में क्या है, हमेशा पेड रही है, लेकिन वो थोड़ी कम दाम पर लेकिन गुणवत्तापूर्ण थी। उन्होंने लगा कि तो बड़ा फ़ायदे की चीज़ है भाई, करोड़ों का बिजनेस है। अपने एक मित्र को बुलाया, एक फर्जी टेंडरिंग कर दिया गया और टेंडरिंग करके उसको दे दिया गया। सिंगल टेंडर था, रेस्ट्रिक्टिव टेंडर था, और POCT नाम की जिस कंपनी को दिया गया वो पूरे देश में कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। तो ये दूसरा इसका हुआ। ये सब ऊपर वाले के सहयोग से चल रहा था, क्योंकि ऊपर जाके अल्टीमेटली MOU वगैरह पास हुआ, ये दूसरा सब होता। अब जो आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसको चलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बॉडी है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही इसमें नाम ही है एग्जीक्यूटिव जो होता है उनका काम है रोज़मर्रा का कार्य का देख रेख करना, जो भी इस विश्वविद्यालय में होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो VC साहब के ऊपर एक लगाम लगाता है, उनके मनमाने ढंग से ना कर पाए तो एक सिस्टम है जहाँ ब्रेक है। तो लेकिन एक और जो चीज़ हुई, जब आंदोलन किया था तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 1000 करोड़ इधर आया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को भी 1000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर दिया गया। उनको उन पर इनकी नज़र थी VC साहब की, भाई 1000 करोड़ मामूली बात तो है नहीं। घोड़ा ने घास देखा अब खाएंगे कैसे, तो लगाम खा लो पहले। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो लगाम था उसको पहले खा लिया VC साहब ने, और जानकर 2.5 साल तक अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया। लेकिन लगातार यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही नहीं है, कार्यकारी परिषद। हाँ है ही नहीं, कार्यकारी परिषद नाम की कोई चीज़ यहाँ व्यवस्था है ही नहीं, जो कि सबसे पहली और प्रमुख व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, और यहाँ पर नियुक्तियाँ कर रहे धड़ल्ले, और नियुक्तियाँ पहले किए तो ठीक है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इसमें भी चल रही है। अगर कानूनन देखें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानी गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नॉट द वाइस चांसलर। यानी कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है इसको लीगली चैलेंज करेगा तो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली गलत है ये। और उसके बाद नियुक्तियां तो नियुक्तियां हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 35-40 एक्सपर्ट ज्वाइन करा लिए। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह को नहीं होता है कि ये एडवाइज़र वो एडवाइज़र, तो साहब को इतने सारे एडवाइज़र चाहिए, और एडवाइज़र को सैलरी दे के लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया। एडवाइजर सब अपने नाते रिश्तेदार। हाँ सब। ये एक और चीज़ है कि गुजरात से आए हैं, तो गुजरात से आए हैं तो उनके जितने भी नाते रिश्तेदार सब हैं, सबको मतलब वो किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 3.5, जितना मन हुआ ना वो पैसे दिए जा रहे हैं। अब एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ, एक चीज़ समझिए, वो ऐसे पदों पर नियुक्ति हो रही है जो BHU में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बड़ी मजेदार चीज़ ये भी है। अच्छा, ऐसा कोई जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या DR जॉइंट रजिस्ट्रार, मतलब इस टाइप का कोई पोस्ट पर नियुक्ति नहीं हो रही है। टेक्निकल एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये एजुकेशन एक्सपर्ट, मतलब इस तरह के बकवास जो कि टोटली असंवैधानिक है। यानी कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अगर आपको पूरे भारत के विश्वविद्यालय को कहीं आपको देखना है तो वो यहाँ है। इससे भी जब उनका पेट नहीं भरा तो यहाँ पुराने महंगे पेड़ थे 100 साल पुराने, उसको काट के बेच रहे हैं। यानी कि ग्रीनरी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान थी उसको काट के पैसों के लिए बेच रहे हैं। पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ईंट से ईंट
हिला रखी है इन्होंने। तो डायरेक्टर साहब ने जब ऑर्डर दिया तो जो बताया, अब हृदय रोग से संबंधित जो असली परेशानी है, जो बेड की व्यवस्था है, ये बताया कि एक कमेटी थी पहले। उन्होंने जो मैं इसके संदर्भ में जब इन्होंने ताला लगाकर, जब क्योंकि बताया कि ये जो गुंडा जी महाराज हैं, वो गुप्ता जी महाराज नहीं, गुंडा जी महाराज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको पहले से कानून की धज्जियाँ उड़ाने के बाद भी प्रमोशन पाकर फिर से आए, तो वो बेखौफ बेलगाम हो गए। और खुन्नस पहले की थी कि डॉक्टर ओम शंकर ने हटवाया है, अब मुझे वो खुन्नस निकालनी है। तो मरीज खुन्नस तो मरीज से निकाल लें, आप ओम शंकर से निकालिए, ठीक है, ओम शंकर को पनिशमेंट दीजिए, ठीक है, लेकिन मरीजों को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? बेचारे कमज़ोर, बीमार, लाचार, पूरे देश इधर उधर से, हर जगह से 6-8 राज्यों से घूम घाम के आते हैं। किसी को बेड रहते हुए बेड को लगातार इन्होंने हम जो नए भवन बने थे तो उसमें 48 बेड पहले हमारे पुराने भवन में थे और नए 41 नए भवन में दिए गए थे। और ये 48 तब हमारे पास थे जब हमारे पास एक महीने में 400 से 500 पेशेंट आते थे। अब रोज़ के दिन 300 से 400 पेशेंट आते हैं रोज़, यानी कि पेशेंट का लोड 25 से 30 गुने बढ़ गया। और ये साहब कहे कि जब बन गया 2 साल तक ये कहते रहे कि ये 48 छोड़ेंगे यहाँ, तब मैं 41 दूंगा वहाँ। हम के भैया, एक तो वो बिल्डिंग जो बना वो तो मैंने आंदोलन किया, आपका क्या है इसमें रोल है भाई? और आंदोलन अगर मेरी वजह से बना तो वैसे पूरा का पूरा भवन मेरे हिसाब में मेरे को मिलना चाहिए। आप कह रहे हो 48 छोड़ेंगे तो 41 देंगे, ये मतलब बढ़ाने के बदला घटाने का कौन सा गणित आप बता रहे हो भाई? अगर 48 में पहले से ही ज़्यादा था तो आंदोलन क्यों कर रहा था मैं? अगर वो सफिशिएंट था तो क्यों मैं आंदोलन कर रहा था? तो इस सब का फालतू बकवास जबरन उसको कैप्चर करके गुंडागर्दी से रखा हुआ था, मैं ये कह रहा हूँ, डिजिटली लॉक करके। तो काफ़ी सारे जो चला 2 साल के बाद कई सारे लेटर लिखे मैंने। तो अल्टीमेटली एक पिछले के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी अगस्त 2023 में शुरू हुई और अक्टूबर में अपना रिपोर्ट दे दी। उनका ये कंक्लूजन था कि जो इंटायर 4th फ्लोर है वो हृदय विभाग को जाएगा और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को जाएगा और हृदय विभाग एक जगह चलेगा ताकि मरीजों को, डॉक्टरों को चलने में, काम करने में आसानी हो। और जो पुराना भवन है, ये वाला जहां हम लोग हैं अभी, इसको हम लोग को छोड़कर जाना होगा। ये आपसी सहमति के द्वारा कमेटी में तय हुई थी बात। कमेटी अक्टूबर में रिजल्ट रिपोर्ट दे दी और गुप्ता साहब को ये बात, और कमेटी में गुप्ता साहब के भी आदमी थे जो ये कह रहे थे कि बेड घटना चाहिए, और मैं भी था जो मैं ये कह रहा था कि बढ़ना चाहिए। और कमेटी का मेजॉरिटी डिसीजन था मेरे पक्ष में और उनके बकवास को किसी ने नहीं सही माना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कमेटी का रिकमेंडेशन अब इनको लागू करना था, ये 5 महीने तक कमेटी का रिकमेंडेशन लागू नहीं किए। मैंने उस संदर्भ में फिर 20 पत्र लिखे, इंक्लूडिंग जितने भी हाईएस्ट अथॉरिटी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, सबको लिखा, इनको कुछ नहीं हुआ उससे। तो मजबूर होकर जब, और यहाँ तक कि मैं उस संदर्भ में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैं फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई 2028 को आंदोलन के 2024 को हमने आंदोलन को के लिए नोटिस दी। जब नोटिस दिया तो बीच में डायरेक्टर साहब, डीन साहब और मेरे बीच कई राउंड की वार्ता हुई और कंक्लूजन पर 8 तारीख को आया गया कि जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसको लागू किया जाए, यानी इंटायर 4th फ्लोर और हाफ द 5th फ्लोर जो है वो हृदय विभाग को दिया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कल से होगा। और डायरेक्टर साहब को कहना था, मैं कह रहा था कि उसी समय लागू कर दो, तो उन्होंने कहा आज तो छुट्टी का दिन है, आज नहीं हो सकता है, आप मेरी बात पे यकीन करिए, ये सब आपको मिलेगा। फिर हम कहे ठीक है भाई, और इनको भी हटाने की मांग थी तब। इन्होंने कहा इन पर आगे कार्रवाई होगी और ये जो है ये आप ले लें, और अभी तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आमरण स्थगित करता हूँ। फिर हो गए 1 हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब, डीन साहब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। फिर 2 हफ्ते और हो गए, फिर एक लेटर लिखा मैंने, 1 हफ्ते बाद भी लिखा था, फिर 2 हफ्ते बाद और लिखा, फिर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये और एक अद्भुत कदम लिखा है, माने तो नहीं पहले सुपीरियर, जो कि खुद एक क्राइम है, उसके बाद ये बेड किसी और को दे दिया, यानी अनदर क्राइम, कि यहाँ के कैंसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो आप कहते हो उसको बेड दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए 3 कैंसर के अस्पताल पहले से मौजूद हैं। एक जो है बाहर में लहरतारा कैंसर इंस्टीट्यूट है, दूसरा ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट महामना कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, और उसके बाद भी जो एक होमी जहांगीर बाबा है,
ये चौथा, इसको कैंसर का बेड नहीं था, ऐसा नहीं था, उसका बेड था, यहाँ से उठा के उसमें दे दिया, इधर से उठा के उसमें डाल दिया कि आप आपस में लड़ो, हाँ लड़ो आपस में, कि ताकि हम लड़ा देंगे तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, फिर लड़ा देंगे तो फिर जाएगा नहीं। मानसिकता देखिए, एक क्रिमिनल की मानसिकता, ये कोई सॉल्यूशन करने वाला कोई अधिकारी ऐसा काम कर सकता है, जबकि दूसरी जगह और जगह बेड खाली है वहाँ दे सकता था। इसके आपराधिक चरित्र को देखिए कि किस तरह से कार्य कर रहा है, मरीजों को आपस में लड़ाने के विभाग के जिसको सॉल्यूशन निकालना काम, वो क्या क्या कर रहा है, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, मान नहीं रहा है, जो मन हो रहा है अपने सीनियर के आदेश, हर जगह कानून की धज्जियां, अपराधी पहले से घोषित है। ये सब की बात जब फिर से देखे कि फिर और समय बीत गए, तो मई के पहले हफ्ते में 2 तारीख को मैंने फिर से आमरण अनशन की सूचना दी और 11 तारीख से शुरू करने के लिए मैंने ये कहा कि 11 तारीख को 11 बजे मैं शुरू करूंगा। 10 दिन फिर भी समय दिया, फिर भी कुछ नहीं किया अधिकारियों ने। जब मैं यहाँ आने लगा तो उससे पहले निदेशक महोदय और यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर, वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे घर पे गए कि आप इसको रिकन्सिडर करें, नहीं करें। हम भैया तो विकल्प क्या है, आपने अपने आदेश को दिया, इनसे पहले भी मैंने लिखा, आप ना तो आप आदेश के अनुपालन करवा रहे, तो मेरे पास विकल्प क्या, आंदोलन करना था हमें वीसी साहब के गेट पर। लेकिन सिक्योरिटी अधिकारी और बाहर के पुलिस अधिकारी ने कहा कि नहीं सर, यहाँ हम नहीं करने देंगे। तो हम कहे भाई आपसे तो लड़ाई नहीं है, आपके लिए लड़ाई है, आप ही आएंगे कभी इलाज करें। तो मैं तो कहा कि मैं अब चैम्बर में आंदोलन, यहाँ मैं कर रहा आंदोलन। इतने दिनों के आंदोलन के बाद भी ना तो वाइस चांसलर, ना ही ये चिकित्सा जो विज्ञान संस्थान के निदेशक जी हैं, जो हम अपने खुद के आदेश से पलट गए बीच में और मेरे ही विरुद्ध स्टेटमेंट देने लगे, जब वो खुद कह रहे थे कि मेरे पे यकीन करो मैं हूँ ना। इसके बाद हमारे पास क्या विकल्प है सिवाय आंदोलन के। मरीज हमारे पास आते हैं, मरीज मरते रहते हैं और बेड खाली और लॉक्ड है। मैं कह रहा हूँ जस्ट फॉलो द रूल, संविधान को फॉलो करो, बीएचयू के एक्ट फॉलो करो, यूजीसी के एक्ट फॉलो करो, आईओ ग्रांट में जो आप खा रहे थे पैसा उस पर उसका कानून, और सबसे वीसी साहब और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जो ये मतलब चिकित्सा अधीक्षक जो है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता, इस अपराधी की ये चरम सीमा है। ये सब प्रधानमंत्री जी बीच में 3 बार आ चुके हैं। अब यहीं पर मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो यहाँ के सांसद हैं या और सांसद के प्रत्याशी भी हैं, वो कहते हैं बड़े गर्व के साथ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले जो शख्स हैं, उनकी टीम से किसी शख्स ने मिला नहीं आपसे कि इतने भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, इसकी जांच करवा लेते हैं, इसमें कुछ करवाते हैं? कोई आया आपसे मिलने उनकी तरफ से? नहीं आए तो नहीं, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री जी आए थे अपने पहले विजिट में 13 तारीख को, तो मुझसे तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ के कुलपति जी से ज़रूर मिले और कुलपति जी से मिले ज़रूर। आधे पौने घंटे 1 घंटे तक उनकी वार्ता हुई। अब कोई अपराधी क्या कह सकता है कि मैं अपराधी हूँ? आप अपराधी से मिलने गए, जबकि हमने भी आपसे निवेदन किया था कि जब मुझसे जब आप आए तो मुझसे मिलें। आप जब यहाँ पर 13 तारीख को दौरा आए, फिर उन्होंने दूसरे बार भी जब आए तब भी मैंने निवेदन किया कि 5 मिनट मेरी भी सुन ले कि आखिर मैं कोई एक सिंसियर आदमी हूँ, और अगर मैं गलत होता तो क्या मुझे कोई बैठने देता यहाँ पर? मैं इतने दिन तक आंदोलन करता रहता। तो मेरी भी सुनिए। मैं उसके एक ये कि आप यहाँ के सांसद हैं, दूसरा ये कि आप डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूँ, और तीसरा आप चक्की पीसिंग वाली भी आपने कहा था कि ये इसके यहाँ है, वो आपके संज्ञान में वो था, तो मैंने ये भी एक ऐड कर दिया था आपके संज्ञान में कि यहाँ भी एक चक्की पीसिंग जो है यहाँ के पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीने पर बैठ के चक्की पीसिंग कर रहा है, थोड़ा इसको भी थोड़ा जेल की हवा खिलवाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ना तो मुझे मिलने का समय दिए। ये दुख की बात है कि हमारे सांसद भी हैं, मैं खुद भी यहाँ का वोटर हूँ, तो दोनों तरह से हम, और मुझे भी वोट करना है, तो कम से कम वोटर के नाते ही एक प्रचार करने मेरे पास आ जाते कि चलिए भाई डॉक्टर ओम सिंह जी मुझे आप भी वोट दीजिएगा। किसी भी नाते आप आ सकते थे, लेकिन 3 बार में एक भी बार ना वो ना उनका प्रतिनिधि, कोई नहीं मिले जी। और ये बहुत 11 मई जिस दिन आपने शुरू किया था, उस समय आप विभाग अध्यक्ष थे यहाँ के कार्डियोलॉजी विभाग के। उसकी बीच में आदेश आता है कि अब आप विभाग अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो क्या उस बीच में आपने कुछ काम करना छोड़ दिया था, मरीजों को देखना छोड़ दिया था? क्या वजह थी कि आपको हटा दिया? बेवजह थी। वजह क्या होगी? मतलब देखिए, मेरे लिए, मैं यूजुअली ड्यूटी कोई भी सरकारी अधिकारी के लिए 8 घंटे का होता है। पिछले 19 दिनों से मैं 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ, और वो 6 दिन ही ड्यूटी होते हैं। मैं 7 दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, और ऑफिशियल फाइल है, कोई भी रिकॉर्ड आप निकाल के दिखा सकता हूँ। एक भी फाइल मेरी पेंडिंग नहीं है।
सारे ऑफिशियल वर्क करता हूँ, मेरे रेगुलर सिग्नेचर हैं। एचओडी की पूरी भूमिका निभाई, डॉक्टर की पूरी भूमिका निभाई। डॉक्टर, एचओडी और सबकी, और रात में पेशेंट भी देखता था तो एक लिमिटेड टाइम में देखता था। अभी रात के 11 बजे भी कोई दिखाने आ जाते हैं, मैं वो जी हाँ यहीं पाते हैं। यहाँ कई पेशेंट हो सकता है अभी पीछे बैठे हों, उनको भी देखना होगा। पूरे दिन पेशेंट देखता हूँ और रात के 11-12 जब कोई आ गया तब पेशेंट देखता हूँ। यानी कि 3 गुने ड्यूटी मैं कर रहा हूँ सीधा जो डे में, और इंक्लूडिंग 7th डे भी ड्यूटी कर रहा हूँ, और बीच में हॉलीडे भी 2 पड़े उसमें भी ड्यूटी कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर ये कोई आदेश हो कि आप अनअवेलेबल हैं, भाई इससे ज़्यादा भैया 2 घंटा जो यहाँ ड्यूटी करता है बाहर में जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, उससे तो आप पूछते नहीं कि वो अवेलेबल है कि अनअवेलेबल है। अब उससे भी तो पूछना चाहिए कि प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों इतने धड़ल्ले से चल रहा है, एक बार उनसे पूछ लेते। उससे आपका क्या संबंध है कि आप उस पर चुप हैं? और मैं अपने ही चैम्बर में बैठा हूँ, ये भी दूसरी जगह नहीं, मैं सड़क के ऊपर नहीं बैठा हूँ, ऑफिशियल चैम्बर में बैठा हूँ और वहीं से अपना कार्य कर रहा हूँ। और आप मुझे कर रहे हैं कि मैं अनअवेलेबल हूँ। इससे ज़्यादा कोई भी अस्पताल खुद भी, आप अगर इस आधार पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए तो खुद कुलपति महोदय के विरुद्ध की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनएबल तो वो है कि 50 लेटर हमने आपको लिखे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप इस सीरियस जैसे गंभीर मुझसे, जहाँ की पिछले आपके ये 41 बेड लगातार लॉक करने से 35,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला और हज़ारों लोगों की जानें चली गई, और आपने ऐसे गंभीर मसले पर सामूहिक नरसंहार होने दिया और अभी भी दे रहे हैं। जबकि लगातार मैंने आपको हर समय जितनी जनसंख्या लोगों के रिफ्यूज़ होते रहे, मैंने हमेशा पत्र लिखते रहे और ये बोला कि ये मानवीय मुद्दा है और इस पर काम करना है। तो सबसे तो काम आपने कम किया। इस आधार पर अगर किसी को हटाना है तो पहले आप जाएंगे, मैं तो उसके बाद जाऊँगा। इसीलिए जब मैं इस मुद्दे को उठाया तो अभी मेरे पास कोई नहीं आ रहा है कि अब मैं हेड हूँ कि नहीं हूँ। वैसे मैं हेड हूँ और 31 तारीख तक हेड हूँ, 31 जुलाई तक जी ऑफिशियली आप जी हाँ, और रहूँगा भी, रहेंगे। अच्छा, इतने दिनों में ये तो समझ में आ गया होगा कि इन सरकारों की प्राथमिकताओं में चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो अब इस रात की सुबह कब होगी? इस रात की सुबह वो होगी जब जनता खुद समझ जाएगी कि डॉक्टर ओम शंकर मेरे लिए जान क्यों दे रहा है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा वो अपना हिसाब खुद कर लेगा। ओम शंकर अपने घर में जाके खाना खाएगा, अपना काम करेगा। अब यही मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अंतिम सवाल आपसे, कि आप अपने संस्थान के मुखिया यानी कि बीएचयू के कुलपति के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एमएस को आप कह रहे हैं कि साफ तौर पे भ्रष्टाचार है, उनके सबूत भी हैं आपके पास। लगता है कि आप इतनी बड़ी अथॉरिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस तरह के उत्तर प्रदेश में जहां पहले भी तमाम कुलपति राजभवन ही उल्टा चलाने लगे थे, तो आप अपने कुलपति के खिलाफ लड़ करके लगता है सफलता मिलेगी? अगर ईमानदारी है, सच्चाई है और लड़ाई अगर ईमानदारी से लड़ी जाए तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये वक्त का बात है। और क्या है कि जब आप पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो जरूरी नहीं कि पहले ही हथौड़े में पत्थर टूट जाए, लेकिन लगातार जब हथौड़ा मारते हैं तो कोई भी पत्थर ऐसा मजबूत नहीं जो हथौड़े से ना टूटे। मैं हथौड़ा मार रहा हूँ, इस सिस्टम को तोड़कर और सही करके ही जम लूँगा। खैर, नेशनल जनमत जब अमूमन ये बात कहता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में धर्म है, ना चिकित्सा है और ना शिक्षा है, और चिकित्सा शिक्षा तो है ही नहीं, तो हो सकता है लोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती हो, लेकिन मैं ज़्यादातर उदाहरणों से समझाता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोफेसर ओम शंकर और इनका ये 19वें दिन वाला आमरण अनशन। मुद्दा स्पष्ट है कि ये चाहते हैं कि हर मरीज को चिकित्सा मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस बनारस में लड़ाई लड़ रहे हैं जहां मैंने पहले भी बताया मोदी जी यहीं से फिर से उम्मीदवार हैं सांसद पद के लिए। उस बीएचयू में लड़ाई लड़ रहे हैं जिस बीएचयू का डंका पीटा जाता है। सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इसके बावजूद ना मोदी जी ना उनको कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया है, जो स्पष्ट है कि प्राथमिकताओं में वही है जो आपको दिखाया जा रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।